तो हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ब्लैक मैजिक शब्द जितना ही सुनने में आसान और सरल लगता है ना, उतना ही खतरनाक और जानलेवा भी है। ब्लैक मैजिक करने वाला एक दूसरे इंसान की ज़िंदगी को इस कदर तक ख़त्म या तबाह कर सकता है कि वो दूसरा इंसान इस बारे में सोच भी नहीं सकता। और हमारी आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार है, जिसमें दो भाइयों की ज़िंदगी को ब्लैक मैजिक ने इस कदर तक तबाह कर दिया कि उनका सही होना लगभग नामुमकिन हो गया था। और अगर आप भी रियल लाइफ हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हो और अगर आप भी अपनी रियल लाइफ कोई हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो मुझे इस ईमेल आईडी पर आप शेयर कर सकते हैं, और वरना मेरे इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है दो भाइयों से, जिसमें एक भाई का नाम है विष्णु और दूसरे भाई का नाम है अभिषेक। विष्णु अभिषेक से छोटा होता है उम्र में, और ये दोनों ही भाई भोपाल में रहते हैं। ये अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं योगा फील्ड में, और कमाल की बात ये है कि इनका पूरा परिवार इसी फील्ड के अराउंड अपनी पढ़ाई कर चुका होता है। तो एक दिन ये दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि ये योगा को एक अनदर लेवल पर लेकर चलेंगे और योगा को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सब लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इनकी दो फ्रेंड्स भी इन्हें काफ़ी सपोर्ट करती हैं, और ये कभी किसी पार्क में जाकर या कभी किसी बिल्डिंग की छत पे जाकर अपनी वीडियोस को बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ समय ऐसे ही बीतता है और अब कॉलेज के एडमिशन का टाइम शुरू हो जाता है, और उसी दौरान विष्णु की क्लास में एक नई लड़की का एडमिशन होता है जिसका नाम है पूजा। पूजा की अगर मैं बात करूं तो पूजा स्टार्टिंग से ही बहुत मिलनसार और बहुत ही एक्सट्रोवर्ट किस्म की लड़की होती है, जो कि सबसे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही स्टार्टिंग से ही बहुत सबको अपना बनाने की कोशिश करती है। और ऐसे ही वो विष्णु और अभिषेक से मिलती है जैसे वो बहुत टाइम से उन्हें जानती हो, और वो बहुत ही फ्रैंक होने की कोशिश करती है उन दोनों के साथ। जैसे कि आप तो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो, आपकी वीडियोस देखना मुझे बहुत पसंद है, या मुझे भी ये काम करना बहुत पसंद है, कुछ ऐसा ही। मगर अब पूजा के आने के बाद इन दोनों भाइयों की जिंदगी बदलने वाली थी, इस कदर तक बदलने वाली थी कि ये सोच भी नहीं सकते। अब क्या होता है कि पूजा भी इन दोनों भाइयों के साथ शूट पर जाना शुरू कर देती है, और वो तरह तरह के इन्हें सजेशन देना शुरू कर देती है। अरे कि आप अच्छा माइक ले लो, या आप अच्छा ट्राइपॉड ले लो, जिससे आपकी वीडियोस बनाने में आपको आसानी आएगी। और हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये अगले ही दिन बहुत ही महंगे ब्रांड का अच्छा ट्राइपॉड ले आती है और अच्छा माइक ले आती है, जो कि सबको बहुत ही हैरान और शॉक कर देता है कि यार अभी तो ये लड़की हमारे ग्रुप में आई है और अभी ही इतना खर्चा करना इसने शुरू कर दिया है। मगर ये सिलसिला अभी रुकता नहीं है। एक दिन पूजा विष्णु और अभिषेक के पास आती है और कहती है कि हम ना एक परमानेंट स्टूडियो सेटअप कर लेते हैं, अब से हम आउटडोर वीडियो शूट नहीं करा करेंगे। तो दोनों भाई कहते हैं चलो ठीक है, हम ऐसा कर लेंगे। तो वो इधर उधर काफ़ी जगह सर्च करते हैं अपने आसपास जहाँ पे उन्हें मिल सकती हैं, मगर उन्हें ऐसी कोई सच जगह मिलती नहीं है। तो वो ये प्लान ड्रॉप कर देते हैं। मगर इस बात से पूजा बहुत नाराज हो जाती है। उसकी आंखों में साफ दिखता है कि उसे प्रॉब्लम हो रही है इस बात से। तो अभी इस बात को 2 ही दिन होते हैं और पूजा का फोन आता है विष्णु के पास, और विष्णु को वो कहती है कि मैंने ना अपनी मम्मी से परमिशन ले ली है, और अब से ना हम हमारे घर पर ही फर्स्ट फ्लोर पर वीडियो शूट करना शुरू करेंगे, वहीं पर अपना एक स्टूडियो सेटअप कर लेंगे। एक दिन पूजा विष्णु के पास आकर उसे बताती है कि हमारा अब स्टूडियो रेडी हो गया है और कल महाशिवरात्रि के दिन हम इसकी ओपनिंग करेंगे। तो विष्णु काफ़ी खुश हो जाता है कि चलो अच्छी बात है, हमारा स्टूडियो रेडी हो गया है। और बातों ही बातों में पूजा बार बार एक चीज़ दोहराती है कि विष्णु कल खाना मत खा कर आना। तो विष्णु कहता है कि खाना क्यों नहीं खा के आना, मतलब कल हमें आते आते 10 से 11 बज जाएंगे, तो खाना क्यों नहीं खा के आना। तो पूजा बताती है कि कल मम्मी ने ना बहुत कुछ प्लान किया हुआ है आप दोनों के लिए, तो वो कह रही थी कि उन्हें कह देना कि आप खाना मत खा के आए, प्लीज आप खाना मत खा के आना। तो वो मान जाते हैं कि चलो ठीक है, हम खाना नहीं खा के आएंगे। विष्णु और अभिषेक इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि पूजा बहुत झटपटाहट करती है हर एक चीज करने में। तो वो इस बात पर ओके होते हैं कि चलो ठीक है, उसने ऐसा स्टूडियो ढूंढ लिया तो उनके लिए ठीक होता है, वो भी खुश होते हैं इस बात से। मगर हद तो तब हो जाती है
जब एक दिन पूजा विष्णु को कॉल करती है तकरीबन रात के 11 बजे और विष्णु को कहती है कि क्या तुम मेरे घर आ सकते हो, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं और मैं आज तक कभी घर पर अकेली नहीं रही हूँ, तो मुझे काफ़ी डर लगता है घर पर अकेला रहने से, क्या तुम मेरे घर पर आ सकते हो। तो विष्णु ये बात जब अभिषेक को बताता है तो अभिषेक एज अ एल्डर ब्रदर वो विष्णु को साफ मना कर देता है कि आप उन्हें मना कर दो कि हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि रात के 11 बज रहे हैं और ये बिल्कुल भी सेफ समय नहीं है या सेफ टाइम नहीं है किसी के घर जाने का। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पूजा का घर उनके घर से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर तक दूर था और वो दोनों आज तक कभी उसके घर नहीं गए, कभी उसका घर देखा भी नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि वो मना ही करेंगे कि हम नहीं आ पाएंगे। और अभी ये बात चल ही रही होती है कि पूजा की मम्मी पूजा के हाथ से कॉल ले लेती है और वो इंसिस्ट करना शुरू कर देती है विष्णु को कि तुम प्लीज हमारे घर आ जाओ, प्लीज, एक रात की तो बात है, हमारी बेटी आज तक कभी अकेली नहीं रही है, प्लीज आ जाओ। और ये बात बहुत अनयूजुअल लगती है दोनों भाइयों को, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल भी कैजुअल नहीं थी, वो बहुत ही डरावनी सी या बहुत ही कानों को चुभने वाली आवाज थी। और ये पहली बार था जब उन्होंने पूजा की मम्मी की आवाज सुनी। मगर ठीक है, वो दोनों भाई किसी तरह उन्हें भी समझाते हैं कि आंटी हम नहीं आ पाएंगे, ये टाइम सही नहीं लग रहा है हमें, तो वो किसी तरह उन्हें समझा देते हैं। और वो दोनों जैसे ही अगले दिन पूजा के घर पहुंचते हैं वो घर को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि घर बहुत ही पुराना बना हुआ था। मतलब देखकर ही लग रहा था कि इस घर पर काफी समय से कोई काम नहीं हुआ, कोई पेंट नहीं हुआ, दीवारों पर बहुत ज्यादा सीलन थी, बहुत दरारें आई हुई थी, जो कि उनकी परसेप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल उल्टा बना हुआ था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग पूजा बहुत पैसे वाली थी और ये घर उससे बिल्कुल ही उल्टा बना हुआ था। तो वो जैसे ही घर के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो देखते हैं कि मेन गेट पर ही बहुत बड़ा सा काला कपड़ा लगा हुआ है, जो बहुत ही अनयूजुअल है क्योंकि किसी के घर पर भी ऐसा काला कपड़ा नहीं लगा होता। और इतने में वो देख ही रहे होते हैं कि इतने में पूजा उन्हें देखकर बाहर आ जाती है और वो बहुत खुश होती है। मतलब इस कदर तक खुश होती है कि जैसे वो सदियों से उन्हीं का इंतजार कर रही हो कि ये हमारे घर कब आएंगे। तो वो उनसे मिलती है, उनसे बातें करती है और वो जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो पूजा उन्हें रोक देती है। वो कहती है अपने लेफ्ट पैर से आगे बढ़ो। तो दोनों भाई कहते हैं कि मतलब लेफ्ट पैर क्यों आगे रखना है। वो फिर उन्हें बहुत ही मतलब अजीब तरीके से बोलती है कि अरे आज बहुत बड़ा दिन है, आज हम इतनी अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप अपना लेफ्ट पैर ही आगे रखो, ये बहुत शुभ होता है। तो दोनों भाइयों को ये सुनकर काफी अजीब लगता है, क्योंकि यूजुअली अगर हम कोई शुभ काम करने जा रहे हों या कोई अच्छा काम करने जा रहे हों तो हम अपना राइट पैर आगे रखते हैं। मगर ठीक है, वो ज्यादा इस बात पर गौर नहीं करते और अपना लेफ्ट पैर आगे रखकर और आगे बढ़ जाते हैं। अब घर के अंदर पहुंचते ही वो दोनों भाई बताते हैं कि बहुत नेगेटिविटी, मतलब पूरे घर में इतनी नेगेटिव वाइब्स थी और इतना उदास उदास सा लग रहा था, जैसे कुछ चीजें होती है ना जो अपने अंदर से ही नेगेटिविटी छोड़ती हैं, तो कुछ ऐसा सा ही उन्हें फील हो रहा था। वो जैसे ही स्टूडियो की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो बताते हैं कि पूरा अंधेरा, पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा, मतलब सुबह के 10 से 11 बज रहे होंगे और उन्हें अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करनी पड़ गई थी कि उस स्टूडियो तक पहुंचने के लिए, इतना अंधेरा था। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो पूजा विष्णु को रोकती है और कहती है कि तुम विष्णु यहीं रुको, मैं और अभिषेक भैया अभी आते हैं। तो वो अभिषेक को लेकर छत पर चली जाती है और अभिषेक से मतलब रिक्वेस्ट करती है कि आप ना सामने वाले गमले में से एक फूल तोड़ दो। तो वो कहता है कि फूल तोड़ दो, मतलब तुम खुद फूल तोड़ लो। तो वो कहती है अरे नहीं नहीं प्लीज आप फूल तोड़ दो ना, फिर मम्मी भी बुला रही है, हमें चलना भी है, आप जल्दी जल्दी फूल तोड़ दो एक। तो वो जैसे ही फूल तोड़ने जाता है तो उसे एक अलग सा एक करंट सा लगता है और वो एक चीज और देखता है कि पूरी छत पर सारे के सारे गमले सूखे हुए हैं, सिर्फ एक गमला ऐसा है जिसपे वो फूल लगा है और वो फूल तोड़ लेता है। और हाँ, एक चीज और जो मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे ही वो फूल तोड़ने वाला था तो पूजा अभिषेक को फिर टोक देती है और कहती है अपने लेफ्ट हैंड से फूल तोड़ना। तो यहां पर अभिषेक को थोड़ा थोड़ा लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर उसे लगता है कि चलो शायद ठीक है, इनका रिचुअल ऐसा होगा, तो वो इस बात को ज्यादा गौर नहीं करता और नजरअंदाज कर देता।
और दूसरी ही तरफ विष्णु अभिषेक और पूजा का वेट कर रहा होता है और इतने में पूजा की मम्मी विष्णु के पास आ जाती हैं और उसे देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। मतलब कि इतना खुश हो जाती है कि उसे जोर से ऐसे गले लगा लेती हैं और प्यार से मतलब उसके बालों को सहलाना शुरू कर देती हैं, जिससे विष्णु थोड़ा अनकंफर्टेबल तो फील करता है, मगर ठीक है, वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता इस बात को लेके। और फिर बातों ही बातों में आंटी उसे बोलती है कि चलो बेटा एक छोटी सी ना पूजा कर लेते हैं। तो वो कहता है, आंटी पूजा किस चीज के लिए, मतलब पूजा किस लिए करनी है? तो वो कहती है कि अरे आज इतना बड़ा दिन है, तुम आज इतनी नई शुरुआत करने जा रहे हो, तुम एक छोटी सी पूजा कर लो, फिर उसके बाद तुम्हें जो भी वीडियो बनानी है तुम ये बनाते रहना, हमें तो ऐसे समझ में कुछ आता नहीं है, फिर तुम ये सब कर लेना। तो विष्णु कहता है कि चलो ठीक है आंटी, कर लेते हैं एक छोटी सी पूजा। तो वो जैसे ही उस पूजा वाले रूम में अंदर जाते हैं तो वो बताता है कि मतलब इतनी गंदी स्मेल, बहुत गंदी स्मेल उसे फील होती है कि मतलब ऐसा लगता है कि बस अभी उल्टी कर देगा, इतना गंदा उसे फील होता है। और वो फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि वो बताता है कि ना एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है पूरी दीवार पे, जो उसे समझ नहीं आ रहा कि कौन से भगवान की है। मतलब कभी तो लगता है कि वो मूर्ति हनुमान जी की है, कभी लगता है कि किसी और देवता की है, कभी वो बताता है कि उसे लगता है कि मूर्ति में मूछें बनी हुई है। तो मतलब वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा कि ये मूर्ति है किस चीज की। मगर आंटी बहुत खुश होती हैं, वो अपनी थाली वाली ले आती हैं और जोरों शोरों से अपनी पूजा करनी शुरू कर देती है। और विष्णु को एक चीज और रियलाइज होती है इधर कि आंटी ने कभी भी किसी भगवान का नाम नहीं लिया। मतलब उन्होंने हमेशा यही बोला है कि आओ आज बहुत अच्छा दिन है, हम पूजा कर लेते हैं, मगर ये कभी किसी का भगवान का नाम नहीं ले रही है दोनों ही, ना उनकी मम्मी ना पूजा, कोई भी भगवान का नाम नहीं ले रहा। तो उसे ये भी काफी स्ट्रेंज लगता है। और दूसरी ही तरफ पूजा अभिषेक को लेकर नीचे आ जाती है और जोर से आवाज लगाती है कि मम्मी अभिषेक भैया भी आ गए हैं। तो आंटी तो और भी खुश, मतलब बहुत खुश हो जाती है कि अरे मैं तो एक भाई का सोच रही थी, ये तो दो दो भाई आ गए हैं और तो अब तो और भी अच्छी पूजा होगी। तो वो तो बहुत खुश हो जाती है। इतने में अभिषेक बताता है कि वो भी जैसे ही उस पूजा वाले रूम में एंटर करता है तो उसे भी बहुत गंदी नेगेटिव वाइब्स, मतलब बहुत गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है कि उसे भी ऐसा लगता है कि बस वो भी अभी उल्टी ही करने वाला है, इतना गंदा उसे फील होता है। और अब इस पॉइंट पे दोनों भाइयों को समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, मतलब कुछ तो सही नहीं हो रहा। मगर आंटी अपनी पूजा बिल्कुल कंटिन्यू करती है और पूजा करती रहती है। और पूजा करते करते ही आंटी कमरे से बाहर चली जाती है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों भाई रूम में अकेले हैं, मगर वो इस स्टेट में है कि दोनों भाई एक दूसरे को कुछ बोलना तो चाह रहे हैं कि चल यार विष्णु यहां से बाहर चलते हैं, या विष्णु भी बोलना चाह रहा है कि अभिषेक भैया ये क्या हो रहा है हमारे साथ, मगर दोनों ही चुप खड़े हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। और इतने में ही आंटी की पीछे से आवाज आती है, आजा आजा, अरे आजा, देख दोनों भैया ही तो हैं, आजा। और विष्णु और अभिषेक देखते हैं कि एक बहुत ही दुबला पतला सा लड़का, बहुत ही जिससे ढंग से चला भी नहीं जा रहा, वो चलता हुआ उस कमरे में आ रहा है। और आंटी उसे कहती है, बेटा राइट पैर, अपना राइट पैर आगे रख। मतलब उस लड़के को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि राइट पैर कौन सा है, वो समझ नहीं पा रहा कि राइट पैर रखना कौन सा है आगे। और इतने में ही विष्णु बहुत जोर लगाकर बोलता है कि आंटी मुझे नहीं करनी है पूजा, अपनी ये पूजा बंद करो, मुझे नहीं करनी है पूजा। और वो आंटी जो अभी तक बहुत आराम से और बहुत ही हंस खेलकर बात कर रही थी विष्णु से, वो बहुत ही ऐसी डरावनी आंखों से देखती है विष्णु की तरफ और बहुत गुस्से में आगे बोलती है, क्यों नहीं करनी तुझे ये पूजा? मना किया था ना खाना खा के आने से, क्यों खाकर आया तू, क्यों खाकर आया तू? और इतने में विष्णु कुछ बोल ही पाता, अभिषेक जो बहुत देर से चुप खड़ा था ना, वो बोल पड़ता है कि चल विष्णु भाग यहां से, जल्दी चल भाग। और वो जैसे तैसे करके उस रूम से बाहर निकलते हैं, मगर आंटी अभी भी पीछे से बोल रही होती है, अरे बेटा रुक जा, तिलक लगा ले बेटा, अच्छा पूजा मत कर, तू रुक तो जा। मगर वो बिल्कुल एक दूसरे की बात नहीं सुनते, किसी की बात नहीं सुनते, बस भागते चले जाते हैं। और पास ही एक मंदिर में जाकर वो पंडित जी से मिलते हैं, अपनी सारी बात बताते हैं और वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ समय वो वहां गुजारते हैं और फिर उन्हें थोड़ा उनका मन शांत होता है और वो जैसे तैसे कर कर अपने घर पहुंचते हैं। हाँ जी, सुन ली कहानी? डर लगा? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और अगर ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, उसे सब्सक्राइब करो और ये साइड में बेल आइकन आ रहा है, इसे भी जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू।